हेलो, माय सेल्फ राजा कुमार और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर चैप्टर है 11th क्लास में। तो चलो हम वेक्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे क्या फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? एनी क्वांटिटी, एनीथिंग व्हिच कैन बी मेजरेबल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो मेजरेबल मतलब क्या होता है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। जैसे कि लेंथ हो गया, डिस्टेंस हो गया और वेट हो गया, मास हो गया, स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, ये सब क्या मेजरेबल क्वांटिटी हो गया। टाइम को आप मेजर करते हैं। जैसे क्या बोलेंगे हम टाइम कितना बज रहा है, क्या बज रहा है, ठीक है ना। स्पीड कितना है 40 का स्पीड से वो 40 का स्पीड मतलब क्या होगा 40 किलोमीटर पर आवर है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी क्या है एक्सेलरेशन, ये भी क्या है सब मेजरेबल क्वांटिटी है। ये सबको क्या बोलते हैं हम तो फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। उसी बेसिस पे ठीक है ना हम लोग भी डिफाइन करते हैं क्या कि some quantity are scalar and some quantity are vector. Physical quantity are two types. क्या बोलते हैं दो टाइप का होता है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? बेसिक डिफरेंस यही होता है कि दोनों में कि स्केलर क्वांटिटी बताने के लिए हमको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ता है। जहां तक बात है कि वेक्टर क्वांटिटी बताने के लिए हमको क्या करना पड़ता है डायरेक्शन का यूज करना पड़ता है उसको बताने के लिए। जैसे कि इस डस्टर पे जो कि फोर्स एक्ट हो रहा है, ठीक है ना, इस डस्टर पे फोर्स एक्ट हो रहा है, F फोर्स एक्ट हो रहा है। तो हम बोलेंगे कि चलो ठीक है फोर्स तो एक्ट हो रहा है तो लेकिन किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है ना, ये बोलेंगे ना। क्योंकि अगर हम ये नहीं बोलेंगे, अगर ये डायरेक्शन का नहीं बताएं कि इस पे फोर्स एक्ट हो रहा है F फोर्स, तो हम लोग इसको बताएंगे कैसे कि हाँ ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है ना। एक सिंगल फोर्स इस पे एक्ट होना चाहिए, हो रहा है F फोर्स, तो उसमें अगर डायरेक्शन हम इसको नहीं बताएंगे कि इसमें किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है तो हमको इसको नहीं बता पाएंगे कि हाँ इसका मूवमेंट किस तरफ हो रहा है। तो हम बोलेंगे कि ना ऐसे हम देख लिए कि हाँ इस पे जो फोर्स एक्ट हो रहा था F फोर्स ये सीधा मूव कर रहा था। अब इसको हम कॉपी में दिखाना है तो कॉपी में दिखाएंगे क्या कि हाँ अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन द बॉडी, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि अगर इसका मूवमेंट अगर हमको इसका डायरेक्शन भी मुझे बताना पड़ेगा। क्यों बताना पड़ेगा? अगर मैं डायरेक्शन इसका मैंने डायरेक्शन नहीं बताया कि हाँ किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर इसको रोकना हुआ क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। तो हमको डायरेक्शन का पता ही नहीं है कि हम किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, तो हम लोग फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएंगे रोकने के लिए इसको, है ना। तो हमको पता चल जाए ये डस्टर हमारा इधर मूव कर रहा है 10 न्यूटन से, देन हमको पता चल गया अच्छा तो ये ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको हमको रोकना है तो इसको वेस्ट डायरेक्शन से फोर्स लगाना पड़ेगा। वैसे ही तो अगर कोई बॉडी है ना वर्टिकली डाउनवर्ड गिर रही है, ठीक है ना, जैसे कि बॉल गिर रहा है, तो अगर हमको पता ही नहीं रहेगा कि वो बॉल जा रहा है, जैसे हम लोग क्या बोले वो वर्टिकली गिर रही है, ठीक है ना। तो मतलब गिरना मतलब क्या हम डायरेक्शन दे दिया ना कि ये वर्टिकली डाउनवर्ड ये फॉल हो रही है, डायरेक्शन दे दिए। तो वही वैसा ही क्वांटिटी जिसको बताने के लिए हम लोगों को स्पेशली मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी देना पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो ऐसा कुछ क्वांटिटी बताओ जिसको बताने के लिए हम लोग को मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन बनाना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं हमको वेक्टर क्वांटिटी। एग्जांपल क्या हो गया उसका, इधर लिख देते हैं स्केलर क्वांटिटी और इधर लिखते हैं वेक्टर क्वांटिटी। चलिए तो स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल बताइए। टाइम को बताने के लिए कभी भी हम लोग डायरेक्शन बोलते हैं क्या कि हाँ इतना डायरेक्शन में इतना बज रहा है तो किसी डायरेक्शन में किसी और डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। टाइम जो है कि इसको बताने के लिए हम डायरेक्शन बिल्कुल यूज नहीं करते हैं उसको बताने के लिए। स्पीड में हम जनरली बस नापते हैं क्या कि गाड़ी कितनी गति से मूव कर रही है, उसकी हम लोग स्पीड से मतलब है कि उसका मैग्नीट्यूड से मतलब रखते हैं, ठीक है ना। स्पीड से मतलब कर दिया सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड से कितना का स्पीड से गाड़ी मूव कर रही है, ठीक है। मास मतलब क्या हो गया ना कि अगर आपका मास जो है कि अगर 5 केजी कोई मास है तो ऐसा नहीं होता है कि ना इस डायरेक्शन में कोई और मास है, नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में कुछ और अलग मास हो जाएगा। मास इज यूनिवर्सल, कहीं भी जब मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, किसी भी डायरेक्शन में मेजर करो उसको तो हमेशा 5 केजी ही मास आएगा। अगर किसी का मास अगर 5 केजी है तो मास को बताने के लिए डायरेक्शन का बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। टाइम हो गया, स्पीड हो गया, मास हो गया और कुछ एग्जांपल स्केलर क्वांटिटी ना
डिस्टेंस, बिल्कुल सही, डिस्टेंस। डिस्टेंस को पता नहीं तो हम लोग ये कि डायरेक्शन नहीं पड़ता जब ना। बेसिक डिफरेंस क्या होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में? अगर मान लीजिए कि अच्छा कभी गौर किया हो कि ट्रेन से किसी डिस्टेंस को कवर करते हैं, ठीक है ना, अगर मान लो हम लोग को साउथ ही जाना पड़ता है, पूर्णिया से साउथ में निकल रहे हैं, ठीक है, तो कितना घंटे लगता है? ऑन एन एवरेज 35 to 38 आवर लगता है हम लोग को साउथ जाने में, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम लोग फ्लाइट यूज करते हैं, ठीक है ना, फ्लाइट से कितना घंटा लगता है? 2 घंटा, मुश्किल से 2 घंटा तक, 2.5 घंटा, 3 घंटा मैक्सिमम, ठीक है ना। तो कितना का डिफरेंस आ गया? कहाँ 3 घंटे का डिस्टेंस हो गया और कहाँ हम लोग का यहाँ का ट्रेन से जब हम कवर करेंगे तो 38 आवर्स, है ना, बहुत ज्यादा हो गया डिफरेंस का। आखिर ये क्यों आता है? क्योंकि जो हम लोग डिस्टेंस कवर करते हैं ना, जो हम लोग ट्रेन से कवर करते हैं ना, वो हम लोग कवर करते हैं, डिस्टेंस कवर करते हैं, और जो फ्लाइट से कवर करते हैं ना, वो हम लोग डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, कोई एग्जांपल इसका हम लोग ना फिल करते हैं। हम लोग को यहाँ से हम लोग यहाँ से करना पड़ता है। अब ट्रेन का जो है कि ना क्या है कि अब रोड पे तुम सड़क पे मूव करोगे, हर तुम मूव करते हो तो आगे ऑब्स्टेकल्स तुमको आ जाएगा, सिटी आ गई, कोई विलेज आ गया, ठीक है ना, चलते चलते आगे रिवर आ गया, तो तुमको क्या होता है उस हिसाब से क्या नाम जो ट्रेन का पटरी है उस हिसाब से अरेंज किया जाता है, उस हिसाब से बनाया जाता है ताकि हम लोग को मिनिमम खर्चे में भी हम लोग को जो है ना, चलो ठीक है, ऑब्स्टेकल्स को पार करते हुए वो बनाना है, ठीक है ना। तो वैसा होता है, ऐसे ऐसे करके साउथ पहुंच गए, ठीक है ना। तो ये हो गया हम ट्रेन से कवर किया, सोचो कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा, है ना। और वहीं अगर हम लोग इस फ्लाइट से कवर करते हैं, फ्लाइट से क्या करना पड़ेगा? तो बस ये ऑरिजिन से ना डेस्टिनेशन पॉइंट को मैच कर दो, ये क्या बन जाएगा? लाइन बन गया, इसी लाइन में हमारा फ्लाइट उड़ करके, ठीक है ना, इसी लाइन में हमारा फ्लाइट उड़ करके इस डिस्प्लेसमेंट को कवर कर देता है। ये देखो इसको कवर कर दिया, कौन? फ्लाइट कवर कर दिया। अब तुम बोलोगे सर फ्लाइट में क्या ऑब्स्टेकल्स नहीं मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता है। क्यों मिलेगा यार? ऊपर क्या है? ऊपर क्या कोई गड्ढा है? ऊपर तुमको कोई क्या बोलते हैं नदी है? नहीं ना, बिल्कुल नहीं, वैसा कुछ नहीं, ऊपर कोई विलेज है, कुछ नहीं। तो आराम से जो है ना हम लोग फ्लाइट को डिस्टेंस कवर करके, क्योंकि हालांकि ये शॉर्टेस्ट रूट हो गया हमारा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कवर करने के लिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, तो इसको कवर करने में हम लोग को ये कम टाइम लगेगा, इसीलिए हम लोग को ये होगा। चलो ठीक है, तो फर्क क्या है? फिर हम कैसे इसको बोलेंगे कि ये डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया? नहीं, तो चलो ठीक है, डिस्टेंस को दिखाने के लिए हमको बस क्या दिखाना पड़ता है? मैग्नीट्यूड, है ना, 1100 किलोमीटर, ठीक है। हम लोग ये ट्रेन में क्या लिखा रहता है? हाँ, इतना लेंथ का, इतना डिस्टेंस होगा, इतना डिस्टेंस लिखा रहता है, फिर 550 किलोमीटर, 1100 किलोमीटर को क्या लिखा रहता है? डिस्टेंस लिखा रहता है। और जहाँ से बात करते हैं हम लोग फिर फ्लाइट की बात करते हैं तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिखा रहता है। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? फर्क क्या होता है कि इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट, इट इज द शॉर्टेस्ट रूट। तो ये जो अप्रोक्सीमेटली 500 किलोमीटर का डिस्टेंस को करना पड़ेगा, जहाँ को 1100 किलोमीटर का ये फ्लाइट से बस 500 किलोमीटर करके बस वो हो जाता है, क्लियर कवर कर देता है। तो अब फर्क क्या करते हैं, इसको कैसे दिखाते हैं हम लोग? डिस्प्लेसमेंट होगी हम लोग वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट दिखाने के लिए हम लोग को इस फ्लाइट वाले को बताना पड़ता है कि आपको इस डायरेक्शन में इस कोऑर्डिनेट का यूज करते हुए इस कोऑर्डिनेट से उस कोऑर्डिनेट में मूव करना है ना। मतलब क्या हुआ ये कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम लोग फ्लाइट को बताते हैं कि आपको इस कोऑर्डिनेट से मूव करना है और जो है कि कितने एंगल से मूव करके आपको इस कोऑर्डिनेट पे पहुंच जाना है, ठीक है। ये हो गया पूर्णिया और ये हो गया साउथ। तो ये तो हम लोग को डायरेक्शन देना पड़ा इसको, है ना, और इस कोऑर्डिनेट से मूव करके इस कोऑर्डिनेट पे चल गया, इतना एंगल से मूव करते हुए तो आराम से डिस्प्लेसमेंट कवर किया और ये पहुंच गया डेस्टिनेशन। चलो ठीक है, वहीं बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है हमारा? डिस्प्लेसमेंट, अभी जो हम लोग कवर किए डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर ट्रेन से कवर करते हैं तो क्या होता है? ट्रेन से बता दिया जाता है चलो ठीक है, आपको ये पटरी जो है ना जहाँ आपको किया जाएगी सीधा सीधी, तो आपको लगेगा कि जैसे कि ना कर्व बनाया हुआ है, पटरी का डायरेक्शन बनाया हुआ है, चलो ठीक है ऐसा है। तो ये देखो कभी इस डायरेक्शन कभी इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर दिए, इसका कोई पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन नहीं होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता डिस्टेंस का। डिस्टेंस को बताने के लिए हम लोग को बस लेंथ का आवश्यकता पड़ता है, ठीक है। हम आगे की पटरी बनी हुई है उसको आपको ऊपर चल के और
लेंथ आएगा। तो ये सब हो गया हम लोग के स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी में बात करते हैं तो ये सब क्या हो गया हम लोग डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब हो गया हम लोग वेक्टर क्वांटिटी। जिसको बताने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फोर्स, ये सब क्या हो गया वेक्टर क्वांटिटी हो गया। वर्क डन, वर्क डन अगर हमारा 10 जूल का आया है तो हम लोग किसी भी डायरेक्शन में हम काम किए होंगे तो वर्क कितना हमको होगा खर्च, है ना, 10 जूल का। तो कभी भी हम लोग को वर्क डन बताना पड़ता है, तो कभी ये नहीं बताना पड़ता है कि हम लोग किस डायरेक्शन में जो है कि ना ये वर्क डन हुआ है हमारा, ठीक है ना। बस बताना पड़ता है कि हम कितना एनर्जी खर्च हुआ है इसमें। ये एनर्जी हुआ, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। नाउ ये सब तो हो गया डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। अब हम लोग क्या देखते हैं, क्या रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कोई कैपिटल लेटर कुछ भी लिख दो और उसके ऊपर क्या लगा दो, एरो बना दो, तो वो क्या हो गया वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर के ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी, हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि कुछ जैसे फोर्स हो गया, फोर्स क्या वेक्टर क्वांटिटी है, तो कैसे देंगे, F के ऊपर क्या बनाते हैं, एरो बनाते हैं। F के ऊपर हम लोग एरो क्यों बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, इसलिए क्योंकि एरो डिफाइन कर रहा है कि इस F के पास, इस वेक्टर के पास डायरेक्शन भी है, क्या है, डायरेक्शन भी है, इसलिए हम लोग इसको ऊपर दिखाते हैं कि इट इज अ, और इससे ये क्या साबित हो जाता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या हो गया साबित, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अगर हम बनाते हैं कि F वेक्टर जो है हमारा 5 न्यूटन दिया है इन द ईस्ट डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन, और एक F वेक्टर है हमारा 10 न्यूटन वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो देखो सिंपल है ना, फोर्स यहाँ पर है, हम फोर्स के साथ क्या कर दिए, लोग मैग्नीट्यूड दे दी है और डायरेक्शन दे दी है इसमें, तो ये क्या हो गया हमको ओवरऑल वेक्टर क्वांटिटी बन गया हमारा। नाउ वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग क्या करते हैं ना कि लेंथ में इसको दिखाते हैं, या कि कॉपी में अगर इसका ग्राफ बनाते हैं तो इसको हम लोग कैसे शो करते हैं। ये देखिए, ये होगा हमारा हो गया 5 न्यूटन, F इक्वल कितना है, F1 कितना है हमारा 5 न्यूटन का फोर्स है ये, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, हां F2, ये इसमें एक्ट हो रहा है, ठीक है ना। F2 बराबर कितना है 10 न्यूटन, इसमें क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड इसका लेंथ कितना हो जाएगा, ठीक इसका डबल हो जाएगा, क्योंकि फोर्स यहाँ पर 5 न्यूटन था तो हम लोग इसको इतना मैग्नीट्यूड दे दिए। अब यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो इसको हम मैग्नीट्यूड कितना दे देंगे, 10 न्यूटन के हिसाब से इसका डबल दे देंगे, तो हो गया। ये हो गया, हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको कॉपी में कि हाँ चलो ठीक है, ये अगर 5 न्यूटन का है ये 10 न्यूटन का है, तो ऐसा 15 न्यूटन का फोर्स अगर है थोड़ा होगा तो F3 वेक्टर बना दिए 15 न्यूटन, इसको कहां लगाएंगे, कौन सा डायरेक्शन में, कोई भी डायरेक्शन ले लो, नॉर्थ ले लो, चलो ठीक है, नॉर्थ। इसको हम लोग कैसे कहेंगे, ये देखिए ईस्ट में 5 न्यूटन, वेस्ट में 10 न्यूटन, बड़ा लेंथ हो गया। नॉर्थ में हम लोग कितना बड़ा दिए, इसका ट्रिपल, है ना, ट्रिपल दे दिए, पार्टिकल दे दिए F इक्वल्स टू 15 न्यूटन। तो ये एरो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या डिफाइन कर रहा है कि फोर्स हम लोग का नॉर्थ में लग रहा है। इधर जो एरो डिफाइन कर रहा है, इधर एरो दिख रहा है हमको, तो ये क्या डिफाइन कर रहा है कि फोर्स हमारा ईस्ट में लग रहा है। कितना लग रहा है, इतना लेंथ का फोर्स लग रहा है, इट मींस 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। वेस्ट में हमारा फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। छोटी एरो का इसको बोलते हैं हेड और इसको क्या बोलते हैं टेल, ठीक है। एरो का हेड और टेल में क्या होता है, कि क्यों जानना जरूरी है, क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि हेड हम लोग को बताएगा कि डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है फोर्स हमारा, हेड से पता चलेगा। हां अभी इससे पता चला कि अच्छा ये हेड मुझे इधर शो कर रहा है, तो ये कि वेस्ट में एक्ट हो रहा है फोर्स। इसका ये टेल मतलब क्या हो गया, चलो ठीक है, यहां से फोर्स ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है ना, तो यहां से फोर्स इधर मूव कर रहा है ना, स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट और ये मूव इधर कर रहा है हमारा, क्लियर। चलो ठीक है, ये हेड हो गया, ये टेल हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिफाइन स्केलर का रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर। चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं कि क्या हो सकता है, इस सबका वेक्टर का प्रैक्टिकल लाइफ में क्या महत्व है, क्या महत्व है, जरा देखते हैं।
एक 5 केजी का मास यहाँ है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, दोनों फोर्स क्या है मैग्नीट्यूड में इक्वल है। ये भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ये भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो आपको ये बताना है कि ये मास किधर मूव करेगा। पता है बिल्कुल सही बात, ये मास कहीं मूव नहीं करेगा, ये मास कहीं सेंटर पे रह जाएगा, क्योंकि ना फोर्स ये काउंटर बैलेंस हो गया है। क्या हो गया है? फोर्स काउंटर बैलेंस हो गया है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होते हैं, ठीक है ना। नाउ अगर फोर्स का डायरेक्शन थोड़ा चेंज करते हैं, ये इधर लग रहा है 10 न्यूटन का और ये इधर लग रहा है 10 न्यूटन का, तो अब ये बॉडी कहां मूव करेगा? बिल्कुल सही, ये कहां मूव करेगा? सेंटर में मूव कर जाएगा, इस तरफ से मूव कर जाएगा, है ना। ना तो इसके पास जाएगा ना इसके पास जाएगा, ये सीधा सेंटर के पास, सेंटर में मूव कर जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। चलो अगर एक काम करते हैं, एक और काम क्या करते हैं तो कि ये 5 केजी का है, यहाँ 20 न्यूटन फोर्स लगाते हैं और यहाँ पर हम लोग लगाते हैं, कितना लगाते हैं? 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं। तो क्या होगा? ये बॉडी कहाँ मूव करेगा? क्या अभी भी सेंटर पे मूव करेगा क्या ये बॉडी? बिल्कुल नहीं, ये बॉडी सेंटर से डिवाइड करेगा, लेकिन किस तरफ? लेफ्ट साइड या राइट साइड? ये डिवाइड करेगा थोड़ा लेफ्ट साइड, क्योंकि 20 न्यूटन ज्यादा है, तो ये डोमिनेट हो गया, ये डोमिनेट हो गया, तो ये क्या कोशिश करेगा कि अपनी तरफ अट्रैक्ट, ये अपनी तरफ पुल करने का कोशिश करेगा बॉडी को, क्लियर है। चलो ठीक, तो ये तो हो गया 4 वेक्टर का एडिशन का हम लोग डायरेक्शन फाइंड करते हैं। एक वेक्टर इधर लग रहा था, एक वेक्टर इधर लग रहा था, इधर का रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? सीधा इधर बीच में चल जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल था दोनों का। इधर का डायरेक्शन क्या हो गया होगा? सिंस इसका डायरेक्शन, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा था इससे, तो ये वेक्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, वेक्टर को क्या करेगा ना अपनी तरफ पुल करेगा, ज्यादातर अपनी तरफ पुल करेगा। चलो ठीक है, पूरा इसे मूव नहीं कर जाएगा, लेकिन अपनी तरफ पुल करेगा। चलो ठीक है, ये सब हो गया क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं क्या कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट। देखिए रिप्रेजेंटेशन अभी हमको अच्छे से डिस्कस नहीं करी है। एक फोर्स लेते हैं, तो फोर्स वेक्टर F हो गया, ये और उसको क्या पढ़ेंगे? F वेक्टर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? F वेक्टर। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? A वेक्टर, वेक्टर A, वेक्टर B, है ना। इसको क्या पढ़ेंगे? C, इसको पढ़ेंगे वेक्टर D, जिसके ऊपर डायरेक्शन दे दिया हो, जिसके ऊपर एरो दे दिया मतलब क्या, उसके ऊपर डायरेक्शन दे दिया हो, ठीक है ना। इसके पास डायरेक्शन नहीं है, इसके पास डायरेक्शन नहीं, इसके पास डायरेक्शन है, इसके पास डायरेक्शन नहीं है, इसके पास डायरेक्शन है, तो मतलब ये सब क्या हो गया ना, 4 क्वांटिटी A B F A B D, ये सब क्या वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो ऐसे हम वेक्टर को शो करते हैं ना। वेक्टर को तो शो कर दिया, अगर सिर्फ वेक्टर का हमको पूछा है मैग्नीट्यूड कितना है, तो हम लोग कैसे शो करेंगे? ऐसे लिखेंगे और मोड दे देंगे। तो ये क्या शो कर रहा है हमको? इस वेक्टर फोर्स F वेक्टर का मैग्नीट्यूड शो करेगा, ठीक है ना। कुछ एग्जांपल लेते हैं। अगर हम लोग वेक्टर F 10 न्यूटन नॉर्थ है, ठीक है, कहां एक्ट हो रहा है? 10 न्यूटन का फोर्स नॉर्थ में एक्ट हो रहा है। इट देन F वेक्टर का हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा? लिखेंगे सिर्फ 10 न्यूटन। इसमें हम लोग डायरेक्शन को नहीं एंटर करेंगे, इसमें हम डायरेक्शन को नहीं लिखेंगे साथ में। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हमको सिर्फ पूछा गया है F वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, ओनली ये हो। ना अगर कोई एक बनाते हैं हम लोग, एग्जांपल लेते हैं जब ये हो गया पूरा दुनिया और ये हो गया हमको सिक्किम, ठीक है। तो अब देखिए ये हो गया दुनिया, ये हो गया सिक्किम हो गया। अगर हम लोगों को ये लेंथ पता है, ठीक है ना, इसका ये लेंथ पता है, ये क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा ना, क्योंकि हम लोग स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किए। डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा ना, एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो अगर हम लोगों को ये डिस्प्लेसमेंट हो गया और हम लोग को ये डिस्प्लेसमेंट पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ
तो जब हम लोग को ना आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड पता रहता है और इसका डायरेक्शन नहीं है, तो इसको हम डायरेक्शन देंगे बाहर से, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। हमको लिखना क्या है, वेक्टर ए बराबर क्या होगा, वेक्टर ए बराबर, ठीक है। तो इसमें हमको डायरेक्शन देना पड़ेगा, और डायरेक्शन कैसे देते हैं हम लोग, यूनिट वेक्टर से देते हैं। किसे देते हैं हम लोग, अगर डायरेक्शन किसी के पास नहीं है तो उसको हम यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हमको मैग्नीट्यूड के हिसाब से डायरेक्शन आ गया, अब वो वेक्टर बन गया। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसकी मैग्नीट्यूड होती है 1। अगर यूनिट वेक्टर की मतलब क्या हो गया ना, उसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 1 तो उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो नंबर जो होगा वो वही रहेगा। 300 के साथ 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैग्नीट्यूड कितना रहेगा इसका, 300 रहेगा ना। लेकिन फायदा क्या हो जाएगा हम लोगों को, यूनिट वेक्टर के साथ वो अपने साथ क्या लेके आएगा, डायरेक्शन लेके आएगा। और वो डायरेक्शन कहां से कहां होगा, पूर्णिया से सिक्किम होगा। पूर्णिया से सिक्किम का हम क्या करेंगे ना, डायरेक्शन फाइंड कर लेंगे। डायरेक्शन फाइंड कर लिए, चलो ठीक है, लेकिन इसको तो हमको इस डायरेक्शन के में मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर इनटू, तो कितना होगा, कौन होगा, इनटू ए, ये हो गया यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसको सिंपल क्या करते हैं ना, इसमें हम लोग मैग्नीट्यूड लेके मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 300 इनटू वेक्टर ए, ठीक है। 300 इनटू वेक्टर ए, तो ये हो गया हमको क्या हो गया, वेक्टर बन गया। मैग्नीट्यूड पर से ना इसमें यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो गया टोटली वेक्टर क्वांटिटी बन गया हमारा ना। यूनिट वेक्टर अब कुछ नया टर्म आ गया, ऐसा यूनिट वेक्टर हमको नहीं पता चल रहा है क्या होता है। चलो ठीक है, पता करते हैं। अभी हम लोग लिखे हैं F इक्वल टू लिखे हैं हम लोग 10 न्यूटन नॉट, ठीक है। तो 10 न्यूटन नॉट लिख दिए, F वेक्टर है हमारा, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इसके पास। तो इसका हम यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं। तो यूनिट वेक्टर को कैसे निकालते हैं, F कैप से निकालते हैं यूनिट वेक्टर। कैसे किया इसको, वेक्टर F बाय मॉड ऑफ वेक्टर A, वेक्टर F। क्या किया हम लोग, बताइए यूनिट वेक्टर लेना है हमको, तो इस वेक्टर में F वेक्टर पहले से है, F वेक्टर में अगर उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो वो क्या बचेगा, उसमें 1 यूनिट बचेगा, कट के आएगा 1 यूनिट होगा। F वेक्टर क्या लिख सकते हैं हम लोग, मॉड ऑफ F इनटू डायरेक्शन बाय F वेक्टर का मॉड, F वेक्टर मॉड नीचे से ऊपर तक कट गया, बच गया कितना में कटेगा, 1 में कटेगा 1 इनटू डायरेक्शन। तो इसी को हम लोग बोलते हैं हम लोग F कैप यूनिट वेक्टर। F कैप से दिखाते हैं लोग यूनिट वेक्टर को, ठीक है ना। तो इसी तरह से इस जगह पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, A कैप, क्या लिखेंगे, A कैप। A कैप से हम दिखाते हैं यूनिट वेक्टर को, चलिए ये जो हो गया हम लोग क्लियर किए, हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करती है, लेंथ क्या हो गया, और डायरेक्शन लोग देखिए। कुछ अब टर्म देखते हैं क्या ना, इक्वल वेक्टर क्या होता है ना, कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है, वो सब देखते हैं। अच्छा बताइए क्या इक्वल वेक्टर क्या हो सकता है, इक्वल कहने का मतलब क्या हो गया कि मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा, इक्वल होगा, सेम होगा, है ना। दो क्वांटिटी का इक्वल हो सकता है जब इसका मैग्नीट्यूड और एज ए सिंपल, तो हम जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी में क्या होगा, दो क्वांटिटी तब अगर इक्वल हो गया देन वो कहलाएगा इक्वल। लेकिन वेक्टर में ऐसा बात नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम नहीं होना चाहिए, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, तब उसको हम लोग बोलेंगे इक्वल वेक्टर, इक्वल
लाई कर रहा है, किस डायरेक्शन में आपको फेस कर रहा है, ये दोनों इस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। सेकंड थिंग, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, हो गया इक्वल, ठीक है ना। एक वेक्टर उठाते हैं, अच्छा ठीक है, एक वेक्टर बी है, इस बी वेक्टर को हम लोग यहाँ से उठा के किसी और प्लेस पे बनाना है, तो कैसे बनाएंगे किसी और प्लेस पे वेक्टर को, इस वेक्टर को ऐसे उठाएंगे, जो कहते हैं उसको वैसे बना करके दे दीजिए यहाँ पर, ठीक है ना, वैसे ही लीजिए वेक्टर बी। तो ये हो गया, किस डायरेक्शन में वेक्टर है, ये इस डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड कितना है 5, ठीक है ना, 5 यूनिट इसका मैग्नीट्यूड हो गया इसका 5 यूनिट, और किस फेस में कर रहा है ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में ये फेस कर रहा है, ये भी किस तरफ कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, मैग्नीट्यूड कितना है इसका 5 यूनिट। कोई भी वेक्टर कहीं भी उठा करके हम लोग कहीं भी रख सकते हैं, जब तक उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज ना हो तब तक वो वेक्टर इक्वल कर जाएगा, ठीक है ना। वेक्टर b इज इक्वल टू दिस वेक्टर b, और वेक्टर a ये भी इक्वल टू वेक्टर b है, क्यों होगा, क्योंकि इन दोनों डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों क्या है, दोनों सेम, तो ये हो गया इक्वल वेक्टर, ठीक है ना। याद रखिएगा ये प्रॉपर्टी है ना कि वेक्टर को हम लोग उठा करके कहीं भी रख सकते हैं, जब तक उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज ना हो तब तक वो इक्वल कहलाएगा। इसको हम लोग इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे वेक्टर को ऐड करने में, वेक्टर का एडिशन भी होता है, अभी हम लोग एक वेक्टर को ऐड करेंगे वो सब देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया वेक्टर इक्वल वेक्टर हो गया। चलिए अब कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, कोलिनियर, ये वर्ड हम लोग बहुत सुने हैं 9th क्लास में, बहुत सुने हैं हम कोलिनियर पॉइंट सुने होगा। कोलिनियर पॉइंट क्या कहते हैं, क्या था उसका कहना मतलब कि when all points lie on the same line are called collinear points, उसी तरह से when all vector lie on the same line are called collinear vector, क्या बोलेंगे, collinear vector बोलेंगे। अच्छा कोई एग्जांपल, एक बढ़िया से एग्जांपल देना, तो collinear vector का कोई बढ़िया से एग्जांपल, टग ऑफ वॉर, बिल्कुल से टग ऑफ वॉर क्या होता है उसमें ना, एक रस्सी रहता है ना, ये हो गया, इसमें से खींच रहे हैं, ये देखिए ये लोग अपने डायरेक्शन में खींच रहे हैं इस डायरेक्शन में, और ये वेस्ट डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं, ये उधर पुल कर रहे हैं, ये उधर पुल कर रहे हैं, लेकिन पुल तो कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन वो सब क्या कर रहे हैं, एक ही लाइन में सब फोर्स लगा रहे हैं, एक ही लाइन में लोग फोर्स लगा रहे हैं, एक ही लाइन, ये एक लाइन हुआ इधर से, एक लाइन इधर से, एक ही लाइन है, एक ही लाइन में ये सब क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। सो दिस फोर्सेस आर कॉल्ड, ये लोग जो फोर्स लगा रहे हैं, अपना फोर्स लगा रहे हैं, अपना फोर्स लगा रहे हैं, ये लोग अपना फोर्स लगा रहे हैं, सारे फोर्स एक लाइन में लग रहे हैं, दिस इज नोन एज कोलिनियर वेक्टर, ठीक है ना। Since force is a vector quantity, so this is called collinear force. Now, what is coplanar? तो कोलिनियर का हो गया, डिफाइन करते हैं अच्छे से। कोप्लेनर मतलब क्या हो गया, यहाँ कोलिनियर का, को मतलब सेम, लिनियर मतलब लाइन, सेम लाइन हो गया। कोप्लेनर मतलब क्या, सेम प्लेन में वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, सेम प्लेन में वेक्टर लाई करना। तो सेम प्लेन में कहाँ कैसे, ये चीज थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा, सर आपको बताते हैं। देखो क्या, ये बताओ इस बोर्ड का हम लोग को क्या क्या दिख रहा है, ये कैसा एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया। तो इस एक्स और वाई एक्सिस के हेल्प से कौन सा प्लेन बन रहा है हमको, ये एक प्लेन बन रहा है, ये बोर्ड वाइट बोर्ड जो है हमारा, ये एक प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा है ना, जो किसमें है, एक्स वाई प्लेन में, नाम दे दिए हम लोग एक्स वाई प्लेन। तो इस प्लेन में हम लोगों को किसी भी डायरेक्शन में हम लोगों को कोई भी वेक्टर हो, ठीक है, वो सारा वेक्टर क्या करना, सेम प्लेन में लाई करना, सेम प्लेन में ही जो है ना लाई कर रहा है ऐसे, ठीक है ना, कहीं भी हो जाएगा, सारे के सारे ये वेक्टर सब क्या है ना, सेम प्लेन में लाई कर रहा है, दैट्स व्हाई these vectors are called coplanar vector, ठीक है। अगर कोई वेक्टर लेकिन ऐसे ऐसे लाई कर रहा है, एक वेक्टर ऐसे लाई कर रहा है जो इसके परपेंडिकुलर है, अब
और ऐसे हो मतलब कोई एंगल पे, चलो ठीक है कोई एंगल पे, ये भी दूसरा एंगल पे, ये भी क्या हो गया ना, इस प्लेन को छोड़ दिया, इस प्लेन को छोड़ने का क्या कि z डायरेक्शन में कुछ ना कुछ मूवमेंट होना, इस प्लेन को छोड़ने का मतलब क्या हो गया ना, z डायरेक्शन में मूवमेंट होना, z डायरेक्शन में मूवमेंट होना, ठीक है ना, होना ही चाहिए हमको सेम प्लेन में चाहिए, मतलब xy प्लेन हो, yz प्लेन हो या xz प्लेन हो, एक ही प्लेन का बात करेंगे हम लोग। चलिए कोप्लेनर हो गया। अच्छा यूनिट वेक्टर तो हम लोग पढ़ी हुई है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं यूनिट वेक्टर को, देखिए यूनिट वेक्टर क्या होता है, अभी हम पढ़े थे जस्ट, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया a, कैसे लिखते हैं इसको लोग, मैग्नीट्यूड ऑफ a into a कैप, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन हो गया, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड ऑफ a को हम लोग सिंबल a भी लिख सकते हैं, डॉट a कैप, a कैप यहाँ क्या है, ये डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है ना, a किस डायरेक्शन में लाई कर रहा है, किस डायरेक्शन में मूव करना है, ये वेक्टर टोटल a जो है, इस वेक्टर का ये a क्या बताया, मैग्नीट्यूड बताया, और ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, तो ये ओपन क्या बन जाएगा हमारा वेक्टर क्वांटिटी। नाउ यूनिट वेक्टर क्या होता है, किसी भी वेक्टर का हम लोग यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं, a के बराबर क्या होगा, मॉड वेक्टर a बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a, और a कैप इज इक्वल टू वेक्टर a बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a, ऐसे प्रश्न कर दिए लोग, तो ये सब हो गया हाँ यूनिट वेक्टर। चलिए कुछ बेसिक टर्म्स हम लोग जब देखते हैं क्या, एक्सेलरेशन अगर हमारा, अच्छा एक और स्पीड अगर हमारा 40 किलोमीटर पर आवर दिया है, स्पीड कितना दिया होगा, 40 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग का पर आवर जो है कि गाड़ी 40 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, कितना पर आवर, ये डिस्टेंस कितना कवर कर रही है 40 किलोमीटर, अगर एक आवर में 40 किलोमीटर कवर करती है तो 2 आवर में कितना 80, 3 आवर में कितना 120, वैसे ही हम लोग को एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ अगर हम समझें कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कितना होता है, हम लोग याद है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना होता है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मतलब क्या होगा, तो बेसिकली तो जानिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल टू कितना होगा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो मतलब क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड 9.8 मीटर पर सेकंड, मतलब क्या होगा कि ये एक्सेलरेशन कहने का मतलब क्या होगा कि पर सेकंड मेरी गाड़ी 9.8 मीटर पर सेकंड स्पीड इंक्रीज करेगी, कितना इंक्रीज करेगी, इंक्रीमेंट ऑफ स्पीड पर सेकंड, इंक्रीमेंट ऑफ increment of speed per second, क्लियर है, मतलब कि मतलब क्या होगा कि एक हाइट है, कोई बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से क्या करते हैं, हाइट से एक बॉल को ड्रॉप करते हैं, एट t इक्वल टू 0 पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी, कितनी थी 0 थी, अगर यहाँ से इसको छोड़ते अगर हम लोग तो आफ्टर 1 सेकंड इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, आफ्टर 1 सेकंड ये स्पीड अटेन कर लेगा। एक तो बताइए अगर ये बॉडी जैसे ही इसको तो अपने हाइट से ड्रॉप किए तो किसके अंडर आ गई, ग्रेविटी के,
द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसमें एक्ट करने लगेगा और इसमें एक्सेलरेशन कितना आने लगेगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इसमें एक्सेलरेशन एक्ट होने लगेगा। मतलब क्या होगा, पर सेकंड इसमें स्पीड कितना इंक्रीज करेगा, इतना स्पीड इंक्रीज कर जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकंड इंक्रीज कर जाएगा। मतलब क्या 0 से कितना हो जाएगा ये 1 सेकंड में 9.8 का स्पीड अटेन करेगा। सेकंड कितना होगा, सेकंड 2 सेकंड के बाद इसका स्पीड कितना हो जाएगा, इसका दुगना। 1 सेकंड कितना अटेन किया, 2 सेकंड कितना अटेन करेगी 19.6 सेकंड, 19.6 मीटर पर सेकंड का स्पीड अटेन करेगी। वैसे ही थर्ड सेकंड कितना 3 into 9.8, 4 सेकंड कितना 4 सेकंड है, 4 सेकंड के बाद 4 into 9.8। वैसे 10 सेकंड के बाद कितना हो जाएगा इसका स्पीड, आफ्टर 10 सेकंड इसका स्पीड हो जाएगा 98 मीटर पर सेकंड। सोचो कितना स्पीड है, कितना ज्यादा स्पीड है। अगर ऐसा कोई हाइट का बिल्डिंग हो हमारा जहां से बॉल को ड्रॉप करने में, ग्राउंड सरफेस पे ड्रॉप करने में 10 सेकंड का टाइम लग रहा हो, तो वो ग्राउंड को जस्ट टच करने से पहले उसका स्पीड कितना हो जाएगा 98 मीटर पर सेकंड स्पीड हो जाएगा। चलो ठीक है, ये तो हम लोग प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करके जो है ना एक्सेलरेशन क्या होता है बेसिकली उससे हम लोग इसमें हम लोग इसको बात बना दिए हैं। न्यूटन्स का जो है कि आपको जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या होता है, v इक्वल टू ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, फर्स्ट इक्वेशन मोशन क्या है, v इक्वल टू u प्लस at क्या है, v इक्वल टू u प्लस at। v कितना निकालना है हमको, v निकालना हो गया फाइनल वेलोसिटी, v को v कर दो। u कितना है हमारा, बॉल को जस्ट ड्रॉप कर रहे हो, u इक्वल टू 0 हो गया है ना, प्लस a क्या है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या है, ये ड्यू टू ग्रेविटी है। कितना एक्ट हो रहा है इसमें 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम कितना दिया है 10 सेकंड दिया है। नाउ फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा हमारा 98 मीटर पर सेकंड, 98 मीटर पर सेकंड। यहां से कोई है, यहां से कोई है, बस क्या था ना ऑब्जर्व करने का, बस यहाँ पे इनका हम लोग को ये क्वेश्चन बुक से ऐसे ही एग्जाम सॉल्व हो जाता है। ठीक है ना, जब हम लोग बेसिक पता रहता है तो ये क्वेश्चन सब हम लोग सामने कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आगे बेसिक जानते हुए जो है चीजों को पढ़ेंगे और इसी तरह से बेसिक में हम लोग चीजों को जानने के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।